लेक्चर नंबर 7th है। ठीक है ना। टॉपिक क्या है? क्या हुआ बच्चे? आप बताओ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ यार, एक्चुअल में 2 महीने से यहाँ पे हूँ ना, तो कपड़े तो एक ही बार लाया था, तो सारे खत्म हो गए थे। वही कपड़े डेली पहनना था। एक बार बैग लेके आया था, अब डेली डेली बैग लेके आना जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं एक बार लाया था बैग, उसमें जितने कपड़े थे वही यूज कर रहा था। तो थक गया था, मैंने कहा यार कुछ नया पहन लेता हूँ। तो मैं गया था, वो सामने एक मॉल है, PNL, PNM। हाँ, तो उसमें सबसे ऊपर से सैलून है, तो दाढ़ी बनवाने गया था। तो मैंने कहा चलो कुछ ले लेते हैं। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा सफेद ही पहन सकते हैं, नीला या काला या सफेद, तीन ही ज्यादा चीजें, मतलब बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं पहनते। हाँ, कैसा अच्छा लगेगा? वो तो हाँ, तो वो भी एक कलर है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पहन सकते हो। अच्छा, चलो अब बात करते हैं। अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बातों का टाइम मुझे लोगों ने दिया नहीं है। ठीक है, मैं जब से आया हूँ तब से बच्चों से बात ज्यादा थोड़ी कर पा रहा हूँ, पढ़ाई पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही इतना दिया गया है कि उसमें यदि मैं बातें करूंगा तो फिर सिलेबस कराने में दिक्कत आएगी, है ना। देखो यार, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, मेरी इंपॉर्टेंस मेन पढ़ाई है, बात का क्या है कभी भी कर लेंगे। क्या बेटे? हाँ, और बात नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मगर सिलेबस ना हुआ, क्वेश्चन ना हुए तो फर्क बहुत पड़ेगा। हाँ, सिलेबस, अरे 3 है ना, 3 कम थोड़ी ना है। हाँ, वही तो समझ नहीं रहे। अच्छा ये बात तो सही है यार। देखो, मैंने आपको कहा था ना, सबको मैंने एक बात बोली थी कि मुझे पता है काम कैसे करना है और काम किस तरह से किया जाता है। ठीक है, हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों को सीरियसनेस रहती है कि हाँ यार ये हमारा काम है, इसको ईमानदारी से करना है, और उस ईमानदारी में हम लोग हमेशा कायम रहते हैं। ठीक है, मुझे मेरा भी मन करता है छुट्टी लेने का, मेरा भी मन करता है देर से आने का। ऐसे थोड़ी इंसान की प्रजाति में पाए जाते, तो इंसान वाली सारी हरकतें मेरे अंदर भी होंगी, ऐसे थोड़ी कि नहीं होंगी, है ना। और कह रहा होना भी चाहिए, सही बात कह रहा है, होना भी चाहिए यार। ठीक है, तो वो सब मेरे अंदर भी है। मेरा भी मन करता है यार सो देर तक, मेरा भी मन करता है यार आराम से चलते हैं, मेरा भी मन करता है कि यार लगातार पढ़ा रहे हैं, सचुरेशन आ गया है, एक दिन भी गैप नहीं है, तो थोड़ा छुट्टी मार लें। ठीक है, ये तो जब सबके मन करते हैं तो मेरे भी करते हैं। मगर ये होती, हाँ, हम बस एक काम को लेके चलते हैं कि यदि काम हाथ में लो तो हाई इफिशियंसी से करो, नहीं तो ना लो। हाई इफिशियंसी से करने से ये होता है कि आपको आउटपुट मिलता है। यदि आप आउटपुट पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो सिर्फ मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मेरा कहना है कि मतलब है कि मेहनत करो ही नहीं,
ज्यादा मेहनत करना कोई समझदारी की थोड़ी है, मगर जब भी मेहनत करो तो रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो ना करो। मतलब यदि मैंने बैच ले लिया तो फिर मैं आराम से सही समय पे सब कुछ करके जाऊंगा, नहीं तो मैं उस बैच को पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 3 4 5 पढ़ाऊंगा, मैंने कहा 1 2 पढ़ाऊंगा बस। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कितना टाइम है। तो मैंने कहा नहीं 3 4 5 नहीं, हाँ आप बैठा दो ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। 1,000 भी बैठा होगा तो वो मेरी गारंटी, मैं पढ़ा दूंगा और सब आराम से समझ में आएगा। मगर हाँ अलग से नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बेचारे सफर करें, उनका सिलेबस देर से जाए, क्योंकि जब टाइम होगा तब होगा और टाइम पता नहीं कब हो, क्योंकि पूरा शेड्यूल तो पता ही होता है पूरे साल में कहाँ क्या चल रहा है। तो ये अब जैसे आपके 3 बचे हैं, अभी 3 भी कम नहीं है, रिडॉक्स है, इलेक्ट्रो है, एटॉमिक है, तो हम कर देंगे हम लोग। मगर यदि देखो तो आप और हम लोग 1 दिसंबर से रेगुलर है। 1 दिसंबर से सिर्फ उसी दिन की छुट्टी है जिस दिन आपका टेस्ट हुआ हो, नहीं तो कोई छुट्टी नहीं है, ना आपकी ना हमारी। फिर 3 दिन की छुट्टी है एक, क्योंकि 3 दिन के लिए मैं गया था बीच में। जैसे अब मैं 3 दिन फिर नहीं रहूंगा, 25 26 27 28 29 की सुबह सुबह क्लास होगी मेरी। तो 25 को टेस्ट ही है, ठीक है, 26 को 26 जनवरी है, इसीलिए मैंने कहा 2 दिन खराब होंगे, तो ये वाला स्लॉट लेते हैं। क्योंकि 1 महीना हो गया, उस समय मैं 25 दिसंबर के आसपास गया था, मुझे ध्यान था कि 25 दिसंबर था। हाँ तो अब 3 दिन फिर जाऊंगा, इसके बाद सिलेबस खत्म करके ही जाऊंगा। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको 2 4 दिन में क्यूएचडी मिल जाए, क्यूएचडी प्राइम मिल जाएगा 400 क्वेश्चन का, बन गया, मैंने भेज दिया वो सेटिंग के लिए उनको, तो 1 2 दिन में 3 दिन में वो सेटिंग कर ही देंगे। क्वेश्चन और आंसर की सोल्यूशन आप और हम करेंगे, आप करिए, आपका जो आंसर नहीं आता वो हमसे पूछिए, हम बताएंगे। और कोशिश मैं करूंगा कि लास्ट तक मतलब 1 1.5 महीने के अंदर वाईटी पे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दो। एक दिन सेशन लगा देंगे, 2 सेशन में करेंगे, एक दिन 11th एक दिन 12th, बड़ा सेशन लगाएंगे 6 6 घंटे का। 12th वाला सेशन छोटा होगा क्योंकि उसमें 3 चैप्टर है, 11th वाला बड़ा होगा क्योंकि उसमें 6 7 चैप्टर है। नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन टाइम नहीं वेस्ट होगा, मगर ऑफलाइन में उस समय यहाँ होंगे नहीं ना हम, तो इस सेशन के लिए वहां से यहाँ आएंगे तो टाइम बहुत खराब होगा। उतने में तो 2 3 और सेशन ले लेंगे आपके, या तो ऐप के अंदर लगाएंगे या फिर ऑनलाइन लगाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन से ज्यादा स्पीड ऑनलाइन में रहती है, क्योंकि वहां कोई तंग करने वाला होता नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जिसका मन हो अपना इधर उधर करो। हाँ वहां डाउट डाउट का थोड़ा रहता है, मगर वहां पे हम लोग डिटेल देते हैं, मतलब हमें पता होता है कि कोई बच्चा डाउट नहीं पूछेगा क्योंकि पूछ नहीं पाएगा, तो छोटी छोटी बातें बताते चलते हैं, कोई भी बातें मिस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो वहां पे पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका अलग है, आप लोग नहीं समझ पाते हो, जैसे यहाँ पढ़ाता हूँ तो मुझे इस बात की परवाह नहीं होती है कि बच्चे, बस इतना रहता है कि चीज समझ जाए, मगर मुझे ये पता है कि वो डाउट अपने पूछ ही लेगा। वहां पे टेंशन रहती है कि यार बच्चे डाउट नहीं पूछ पाएंगे, तो इस तरह से पढ़ाओ कि डाउट आए ना, मतलब 0 एरर के साथ चले। आता तो है ही है, मगर अपनी तरफ से कोशिश होती है कि सारी बातें डिस्कस कर दो जैसे डाउट ना आए। तो ये, तो जब देखना वहां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या ऐप पे करते हैं तो स्पीड कम होती है, उसके बारे में बताते रहते हैं, सारी चीजें बता देते हैं। यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया, जिसको डाउट है पूछ लिया, नहीं तो आगे बढ़ गए। तो चलो अब पढ़ाते हैं, फिर बातें कर लेंगे, बातें अपने को करनी है। तो जरा मुझे हेडिंग में ये बता दो कहां तक पहुंचे हैं। मुझे लग रहा है मैंने 3 केस करा दिए थे कि यदि केएसपी सबके बराबर है तो नंबर ऑफ आयंस देख लो, जिसके आयंस ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, है ना। और यदि नंबर ऑफ आयंस बराबर है तो केएसपी देख लो, जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। यदि दोनों वेरिएबल है तो भैया फिर तो आपको फंडे से निकालना पड़ेगा। तो वो मैंने बताया था कि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू केएसपी अपॉन एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई की होल पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां तक हमने शायद कराया है। अब जरा इसके आगे की बात करते हैं, जरा गौर से देखना। अब जरा देखो यार बच्चों, मैंने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, solubility of salt in water। इधर solubility of salt
इन कॉमन आयन, कॉमन आयन सॉल्यूशन। ये क्या है अभी आपको समझाता हूं कि कैसे काम करेगा। अब जरा देखिए, उसी सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया है और उसी सॉल्ट को उस सॉल्यूशन में डाला है जिसके पास कॉमन आयन है, तो क्या चीज आएगी, कैसे आएगी। तो इसके लिए पहले आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना। तो सॉल्बिलिटी निकालनी है। कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। KSP इक्वल टू इतना दिया है 1 इंटू 10 की पावर -40। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन यहां लिखा, देखिए कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट मतलब AgCl इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। आपने उसी सॉल्ट को पानी में डाला, उसी सॉल्ट को कॉमन आयन में डाला। देखो कोई आयन कॉमन है, चेक करो। इसके पास कौन कौन से आयन है, Ag आयन, Cl आयन। इसके पास सोडियम आयन, Cl आयन। तो एक आयन कॉमन हो गया ना, Cl आयन, है कि नहीं। तो कॉमन आयन में आपने डाल रखा है। अब इससे देखो सॉल्बिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है, इस बात को देखते हैं। तो पहले अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन करते हैं। अब मैंने AgCl को पानी में डाला, तो जब आप AgCl को पानी में डालोगे तो ये आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी सॉल्बिलिटी S है, इसकी 0 तो 0 SS। तो KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। इसकी वैल्यू S, इसकी वैल्यू S, दोनों मिलके हो गए S²। तो सॉल्बिलिटी हो गई √KSP। KSP की वैल्यू दी है, तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू आ गई 10 की पावर -7। ये देखो, है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने AgCl को डाला ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें कॉमन आयन था, तो इसकी सॉल्बिलिटी S, ये 0, अब ये 0.1 एट T इक्वल टू 0 पे। अब गौर से समझो ये मैंने लिखा कैसे। जब T इक्वल टू 0 होगा तो क्या AgCl सॉल्युबल होगा, नहीं होगा। तो AgCl सॉल्युबल नहीं होगा तो Ag आयन तो आएगा नहीं। अब Cl आयन कैसे आ गया, क्योंकि जिस सोल्यूशन में डाल रहे हो उसमें Cl आयन पहले से ही है 0.1 मोलर किसका है, NaCl का। मगर जो NaCl का कंसंट्रेशन होगा वही Cl आयन का होगा। उसका रीजन क्योंकि एक है, किसी आयन का कंसंट्रेशन, किसी आयन के नंबर, किसी आयन के मोल निकालना सिखाया है, बस एटॉमिसिटी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, है कि नहीं। तो ये सही है। तो जब T इक्वल टू 0 है तो इसकी सॉल्बिलिटी S है, ये 0 है, क्यों, क्योंकि अभी डिसॉल्व ही नहीं हुआ, T इक्वल टू 0 है। मगर इसकी वैल्यू 0.1 क्यों आ रही है, क्योंकि सोल्यूशन में पहले से ही 0.1 Cl आयन है। और इक्विलिब्रियम में टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। वो Cl आयन, वो H आयन किसका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। इक्विलिब्रियम टोटल कंसंट्रेशन के बीच में मेंटेन होती है। भाई ये Cl आयन तो NaCl का है, इक्विलिब्रियम लिखी है AgCl की, तो बुरा मानने वाली बात है कि इक्विलिब्रियम हमारी लिखी है, उनमें तुम उनका कंसंट्रेशन कैसे लगाए पड़े हो। तो इक्विलिब्रियम हमेशा टोटल कंसंट्रेशन के बीच में होती है, ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन के बीच में। नहीं तो देखो इक्विलिब्रियम AgCl की लिखी है, कंसंट्रेशन तुमने झोंक रखा है NaCl का, तो ये कैसे झोंका जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम में टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है, वो किसी भी आयन से आया हो, बस उस पानी के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किसका है। इक्विलिब्रियम पे हमेशा वो कंसंट्रेशन टोटल लिखा जाता है। तो अब सॉल्बिलिटी 0 एस आफ्टर टी सेकेंड, है कि नहीं। 0.1 पहले से था, एस और आ गया किससे, एजीसीएल से। तो अब हमने फिर वही फार्मूला लगाया, केएसपी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एजीआईएन कंसंट्रेशन ऑफ सीएलआईएन, तो वैल्यू लगा दी। तो ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस, ये देखो है। अब मैं अगले पेज पे चल रहा हूं। हाँ बेटे, नहीं, टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन 0.1, इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पर ये इक्विलिब्रियम आई नहीं है, मगर दिखाने के लिए तो हमें कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तो उस समय भी सोल्यूशन में 0.1 सीएल आयन है, मगर ब्रेक नहीं हुआ है, तो एजी आयन नहीं है, और एजीसीएल हमारा ऊपर है। अब ये नीचे गया तो ये एस ब्रेक हो गया, तो ये एस आ गया, और ये 0.1 पहले से, तो 0.1 प्लस एस आ गया। तो ये लिखने के तरीका है, नहीं तो टी इक्वल टू 0 पर ये ब्रेक नहीं हुआ है। टी इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ये एजीसीएल यहाँ पे है और सीएल आयन यहाँ पे 0.1 है। मगर अब इसको पेपर पे कैसे दिखाया जाए, तो ऐसे दिखा दिया जाता है ना। अब जरा देखो यार, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आया के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर 0.1 एस। अब हम लोग फंस गए, सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ गई, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं। मगर आपको एक बात मैंने पहली क्लास में बताई थी, जब सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, तो वहां पर मैंने देखो एक चीज लिखी है, सॉल्बिलिटी ऑलवेज 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 लेस 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 देन 1। और मैंने कहा था ध्यान रखना, इसका हम बीच बीच में यूज करते रहेंगे। तो जब कोई वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो जरा देखो उसके साथ घटना क्या घटती है। ये देखो लेस देन 1 वैल्यू है, अब आप इसका स्क्वायर कर दो, जरा बताओ वैल्यू कितनी आई। अब वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई। तो एक से कम वैल्यू में यदि पावर बढ़ा रहे हो तो वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यदि सॉल्बिलिटी एस इतनी छोटी वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा आएगा। तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ये देखो, और अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया, एस स्क्वायर प्लस पॉइंट एस को ये कर दिया, एस स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू और छोटी हो गई है, क्योंकि एक से छोटी वैल्यू का स्क्वायर चल रहा है। किसी ने कहा सर एक से बड़ी आ गई, तो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया था कि सॉल्बिलिटी ऑलवेज लेस देन 1 होगी, बड़ी होगी नहीं, क्योंकि जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो हैं जिनकी सॉल्बिलिटी पानी में या किसी भी सोल्यूशन में ना के बराबर है, तो एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी ही नहीं। तो अब आपने ये रख दिया, तो केएसपी इक्वल टू आ गया 0.1 एस। केएसपी की वैल्यू आपको दी है, तो एस की वैल्यू आ गई 10 की पावर -13। ये देखो, तो जब किसी कॉमन आयन में डाला जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे चलेगा और थोड़ा टफ होगा, जब वाटर में जाएगा तो ऐसे चलेगा। अब एक एक करके जो बातें समझा रहा हूं जरा उसको समझिएगा। वाटर में उसकी सॉल्बिलिटी कितनी आई, अब कॉमन आयन में कितनी आई, इसका मतलब कॉमन आयन में डालने से सॉल्बिलिटी कम हो गई। तो वो तो आप पहले से जानते थे, कॉमन आयन इफेक्ट आया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैक डायरेक्शन में, और बैक डायरेक्शन में गया तो सॉल्बिलिटी कम हो गई, है कि नहीं। तो अब एक एक करके जरा पॉइंट को समझो, ठीक है, कि क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट, solubility of salt decreases in common ion solution। यदि कॉमन आयन का सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्बिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। अब कितनी डिक्रीज करेगी, जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा,
मान लो दो सॉल्यूशन में डाला और दोनों ही कॉमन आयन लगा हुआ है, मैंने AgCl को NaCl में डाला, AgCl को AlCl3 में डाला, दोनों में कॉमन आयन है। अब फंस गए, आपने ये तो कहा डिक्रीज करेगी, मैंने कहा किस में ज्यादा डिक्रीज करेगी, तो जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा सॉल्बिलिटी उतनी कम होगी। तो ध्यान रखिए, सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन के। जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन उतनी कम सॉल्बिलिटी। क्यों? कॉमन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब तुमने प्रोडक्ट ज्यादा मिलाया है, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट मिलाओगे इक्विलिब्रियम उतना पीछे भगेगा, और उतना पीछे भगेगा तो उतना कम सॉल्बिलिटी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपको दिमाग में ये बैठाना है, कॉमन आयन में किसी भी सॉल्ट की सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अब अगला पॉइंट, किसी बच्चे ने कहा सर आप कुछ अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट दे सकते हो कि यार हमें इतना बड़ा क्वेश्चन करना ना पड़े, नहीं तो फंस जाएंगे, यहां से चालू करेंगे और फिर निगलेक्ट करेंगे, फिर यहां पे जाकर निकालेंगे। तो देखो, कॉमन आयन को क्वेश्चन करने का ऐसा तरीका जिसमें बस लिखते ही आंसर आ जाएगा, क्या है जरा गौर समझना। कॉमन आयन के सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी का फार्मूला ये लगाइएगा आप, KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं और से पढ़िएगा, कॉमन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल या सॉल्ट नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब आप चेक करो, एक ही लाइन में आंसर निकालते हैं। KSP की वैल्यू ये, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन चेक करो, बताओ कितना है कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन है? Cl। अब Cl का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1, बस डाल दो, देखो वही आंसर आ रहा है, बस इतने में खत्म हो गया और बवाल ही खत्म हो गया। बात समझ पाए? तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसको ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। इस पे एक और केस होता है कि जब अप्रोक्सीमेशन ना लगे, मगर वो केस आपके सिलेबस में आएगा नहीं तो क्वेश्चन और भी बड़ा हो जाएगा। भाई मान लो एस स्क्वायर इस सिचुएशन पे कि अप्रोक्सीमेशन ना लगे, अब अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा तो क्वाड्रिक बनेगी। अब एस स्क्वायर की वैल्यू उसी रूल से निकलेगी जो आपने पढ़ा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, तब आंसर आएगा। तो वो कोई केस तुम्हारे पेपर में अभी तक एक बार भी नहीं आया, जेई में आता है, जेई में आ चुका है 2 बार। हाँ हाँ एम है, अच्छा डेली पाए जाते हो मतलब क्लास में? देखो अब इस बच्चे का डाउट बता देता हूं, आप ये कह रहे हो कि Na का भी तो कुछ कंसंट्रेशन होगा। हाँ होगा, ये जब ब्रेक होगा तो ऐसे होगा, 100% ब्रेक होगा, तो इसका भी उतना ही कंसंट्रेशन होगा जितना Cl आयन का होगा, है ना। मगर इसका रोल नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कौन है? Cl आयन है, इक्विलिब्रियम में सोडियम आयन तो है ही नहीं, तो हमने सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को दिखाया ही नहीं। मगर सोडियम आयन भी 0.1 होगा, वो सोल्यूशन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो ना? देखो डाउट सभी लोग पूछो, ठीक है, आप बीच में आओ ना आओ मगर डाउट पूछो, वो तो मैं ऐसे ही कहता रहता हूँ। मेरी बातों को डांटने को या मजाक करने को उसको दिल पे मत लो कि यार अब दोबारा पूछूंगा फिर कुछ बोल देंगे, तो उसको आप ध्यान मत दो। वो तो क्लास चलानी है, बच्चे सो जाते हैं, थोड़ा दुखी रहते हैं, तो थोड़ा ये है कि चलो ठीक है कुछ बोल देते हैं, है ना। हाँ, कि पता चला दिल पे लिए बैठे हो, पूछ नहीं रहे हो। बात समझ पाए कैसे करना है? तो जरा गौर से देखो, आपको क्वेश्चन में ये चेक करते रहना पड़ेगा कि सॉल्बिलिटी पूछ किस में रहा है, पानी में पूछ रहा है या कॉमन आयन में पूछ रहा है। तो पानी में पूछ रहा है तो कैसे निकली, कॉमन आयन में ऐसे निकालते हैं, रियल सिचुएशन ये है। मगर आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि आप अपना इससे निकाल लिया करो, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, आप ऐसे लगाओगे आंसर आएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो मैंने कराया 2 क्वेश्चन, मगर पेपर में कैसे बनता है, मतलब एक आपको प्रिंटेड क्वेश्चन भी तो चाहिए होता है ना। पहले देख ले, अच्छा ये तो वाटर में है, चलो इसको कर देते हैं जब लिखा है तो।
वैसे मैं जो क्वेश्चन कराना चाह रहा था वो कहाँ है, ये है, कॉमन आयन का क्वेश्चन कराना चाह रहा था। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन करो, हमसे कह रहा है कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2.8 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन 0.1 m AgNO3 सोल्यूशन। तो क्या कॉमन आयन लग रहा है? आपने AgCl को AgNO3 में डाला है, तो Ag आयन कॉमन है। तो एक तो तरीका है वो लंबा वाला, एक तरीका है कि हमने सीधा चिपका दिया KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन निकालो, KSP की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन 0.1। हाँ तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बस लो आ गया, हो गया क्वेश्चन। और करने का मतलब प्रॉपर तरीका वही है कि उसमें जोड़ा, फिर स्क्वायर किया, फिर क्वाड्रिक बनी, फिर अंडर रूट लो वैसे। अब हाँ कुछ नहीं ना, अच्छा ये देखो क्या है, हाँ अब ये देखो सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl, अब उसके स्टैंडर्ड को थोड़ा और बढ़ा दिया, सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर इज इतना, कैलकुलेट द न्यू सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 m BaCl2 सोल्यूशन। ये भी कॉमन आयन है, पानी में सॉल्बिलिटी दी है, पानी में KSP नहीं दिया है, सॉल्बिलिटी दी है, देखो पढ़ो, सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर इज दिस, तो कैलकुलेट द न्यू सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.02 m BaCl2 सोल्यूशन। अपना रूल वही है, कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी पूछ रहा है तो कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी लगा दी, क्या KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब देखो KSP की वैल्यू हमें नहीं पता है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कितना है, देखो ये मॉलिक्यूल, ये किसका कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल का, मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन Cl है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो Cl आयन का कंसंट्रेशन ये हुआ, सही है। यदि KSP हाथ लग जाए तो खेल खत्म है। अच्छा KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको किसी चीज से लेना देना है ना, उसको तो सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना है कि नहीं। तो वाटर में सॉल्बिलिटी दी है, तो वाटर में सॉल्बिलिटी दी है तो वहां से KSP निकाल लो, तो KSP डायरेक्ट निकालने का हमने कल तरीका बताया था, ठीक है, KSP इक्वल टू x की पावर x, तो 1 की पावर 1, y की पावर y, s की पावर, s कितना दिया है x, हाँ s की पावर x प्लस y, याद है ना ये कैसे कर दिया, तो यार इसका स्क्वायर करके कोई बताओ, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 ये उठा के वहां डाल दिया, तो इसको 25, 5 चौको 20 और 5 24 और 2 और 5 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा कोई आंसर है। अच्छा खिसकाना है तो एक पॉइंट और खिसका दिया, है कि नहीं, ये आंसर आ गया, क्लियर। अच्छा अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिया होगा, जब मैंने वाला कॉन्सेप्ट कराया तो ये करा दिया होगा, इस क्वेश्चन को करो, ये सस्ता क्वेश्चन है, द सॉल्बिलिटी ऑफ CaF2 in water is 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, व्हाट विल बी द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो यहां पे फंसाया मैंने क्या है बता देता हूं, आपसे मैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा हूं, और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में जो आप कंसंट्रेशन डालते हो वो मोल पर लीटर डालते हो, मैंने जब सॉल्बिलिटी पढ़ाई थी तो वहां मेंशन किया था, ठीक है, आप ध्यान रखो जितनी बात बोलूं उतनी दिमाग में बैठा के रखो, वैसे मैं लिख देता हूं, बोलता हूं जो लिख भी देता हूं, क्योंकि बच्चा है 10 दिन बाद भूल जाएगा, क्योंकि ऐसी कौन सी खजाने की
अभी भैया पासवर्ड दे रहे हो तो याद रखे, है ना। आप डेली तो नहीं 10 बात बोलते हो तो कितनी याद रखेगा। तो मैं इसीलिए लिख देता हूं, जैसे वो रिवाइज करे तब याद रहे। हाँ हाँ, मगर इतनी सारी चाबी दी है, बेचारा कैसे निकालेगा। तो देखो, आपको यहां क्या फंसाया है कि आप डायरेक्ट उठा के यही वाली वैल्यू डाल दो, है ना, कि आप यही वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल दो। मगर आपको क्या निकालना है, मोल पर लीटर। तो कॉन्सेप्ट तो वही है। आप क्या लिखोगे, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और एस की पावर एक्स प्लस वाई। तो ये 4 आ गया। अब इसकी वैल्यू देखो, ये दी है मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो पहले ये आ गया ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर कहते हैं। तो अब मालिकुलर वेट से डिवाइड करो, क्योंकि ये सॉल्बिलिटी जो केएसपी में पड़ी होती है वो हमेशा मोल पर लीटर होती है। तो CaF2 का मालिकुलर वेट कोई बताओ कितना होता है, 76। अब आप कर लीजिएगा, बात समझ पाए क्या हुआ, समझ पाए हो कि मैं अलग से लिख दूं, मोलरिटी इक्वल टू, मैंने ये लिखाया भी है कि ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाने के लिए मालिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं, सारी बातें बता रखी है। तो ये ग्राम पर लीटर हो गया। अब इसको मोल पर लीटर बनाने के लिए मालिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि केएसपी वाले फार्मूले में यूनिट मोल पर लीटर होती है। तो यूनिट मोल पर लीटर लगा दिया। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो कोई एक आंसर मैच कर जाएगा। 76 दूना 156 ही होता है क्या, 152 होता है ना, 152, 152 मतलब 152। कोई नहीं, अच्छा चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए, अब ध्यान दीजिए, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। अब जरा देखो बच्चों, गौर से ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दो। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया क्यूसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्वेशंट रेशियो। क्वेशंट रेशियो क्या करता था आपको ध्यान है ना, बस डिट्टो वही चीज यहां पे है, बस नॉमेनक्लेचर चेंज किया है। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यही होता है। जैसे क्वेशंट रेशियो है, उसी क्वेशंट रेशियो का यहां पे नाम क्या रख दिया गया है, आयनिक प्रोडक्ट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या नाम रख दिया गया है, केएसपी। डिट्टो वही कॉन्सेप्ट, वही हेडिंग, वही सब कुछ। ठीक है, अब जरा देखो क्या है, गौर सुनिए, इधर ध्यान दो। किसी ने कहा हमको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये साल्ट पानी में डाला, अब डालने के बाद ये पूरा का पूरा सॉल्युबल हो गया है या प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, हमको कैसे पता चलेगा। एक तो एक्सपेरिमेंट करो, तो इसमें टेंशन ही नहीं है, भैया सॉल्ट लिया, पानी में डाला, मिलाया, सॉल्युबल हो गया, हाँ भाई सॉल्युबल हो गया। नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट दिख रहा है, हाँ, मगर हम तो पेन कॉपी पे बैठे हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो पेन कॉपी पे कैसे किया जाता है ये देखो, नहीं तो एक्सपेरिमेंट में तो ये बहुत ईजी है, विजुअलाइज से दिखता है, डालने पर वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया तो भाई सॉल्युबल है, और यदि प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो सॉल्युबल नहीं है। तो वहां पे तो टेंशन नहीं है, ये फर्जी टाइप का वहां के लिए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो विजुअलाइज से दिख जाता है। मगर अच्छा आ रहा हूं, मगर यहां पे क्या है, यहां पे टेंशन है। यहां पे टेंशन क्यों है, क्योंकि हम पेन कॉपी पे कर रहे होंगे। तो जरा देखो करना क्या है, तो पहले इसकी थीम समझ लो, पहले इसकी थीम समझ लो। आपने क्या है, इस तरह की इक्विलिब्रियम बना रखी है। देखिए, आज किस चीज की पूजा है, अच्छा, तो पहले ही बता देते, फालतू में पढ़ा रहे, डेली 1 घंटे यही कर लिया करें सब लोग मिलके। चलो, हाँ अब करना ही पड़ेगा जब इससे रिजल्ट आ रहा है तो।
चलिए, हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, हर चीज जरूरत होती है, ठीक है। हम लोगों का फोकस मगर कहाँ रहेगा? लड्डू पे, ठीक है ना। हम लोगों का बाकी चीजों पे फोकस नहीं रहेगा, हम लोगों का फोकस दो चीजों पे है। लड्डू सही मिल रहा है, जल्दी से लेते हैं और काम चालू, ठीक है। तो जिस चीज पे तुम्हारा फोकस है उसी चीज पे मेरा भी फोकस है। लड्डू पे, हाँ, लड्डू पे आ जाओ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, हाँ। अब देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट क्या है बताता हूं। अरे प्रभु, वो तो इधर देख लो यार, तुम लकी भास्कर बनना चाहते हो हमें लग रहा है। देखो ये वाला पार्ट कैसा है? सॉल्युबल पार्ट, एक्वस आयन है। एक्वस आयन का मतलब पानी में डिसॉल्व हो गए, और ये सॉलिड है, तो ये वाला पार्ट कैसा है? इनसॉल्युबल, है ना। और इसी को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब गौर समझिए, यदि इक्विलिब्रियम इधर आ गया तो मतलब सॉल्युबल हो रहा है, इक्विलिब्रियम इधर चला गया तो पीपीटी बनना है। अब आपने क्या पढ़ा था वही पढ़ लेते हैं, कुछ नया पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। गौर से देखिए, आपने मुझे पढ़ाया था कि सर यदि क्यूसी की वैल्यू, ध्यान दो, यदि क्यूसी की वैल्यू कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब तो याद होगा नहीं किसी को उस, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यही था ना। अच्छा, फिर आपने बताया यदि क्यूसी बड़ा है तो बैकवर्ड जाएगा, और यदि क्यूसी बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तो एट इक्विलिब्रियम रहेगा। हाँ बच्चों, अच्छा, अरे प्रभु ये कौन है? इक्विलिब्रियम का मतलब रुकेगी क्या है यार? तुम भी इतने दिन पढ़ाने के बाद तुम लोग इतना तो ध्यान रखा करो कि हाँ यार सर की एज हो गई है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो ऐसे स्टेटमेंट बोलो कि बचा रहूं, जिंदा रहूं। यहाँ चिल्लाते चिल्लाते मैं थक गया कि इक्विलिब्रियम का मतलब है डायनेमिक स्टेट, ठीक है। और भाई रोक रहा है वहां, देखिए ये हमें पता है। अब बस यहां पर यदि किसी भी जगह, भाई केएसपी तब निकालते हो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम पे ही आया होगा, है कि नहीं। तो आप कहीं पर भी आयन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई निकाल दो, या आप कहीं पर भी क्वेश्चन रेशियो निकाल दो, तो क्वेश्चन रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? आयन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। भाई इसका यदि मैं कहूं कि केएसपी निकालो तो यही तो आया। अब इसका मैं कहूं क्यूसी निकालो तो भी यही आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? हाँ, ये इक्विलिब्रियम पे होगा और ये कहीं पर भी हो सकता है, एनी स्टेट ऑफ प्रोसेस, यही डिफरेंस है ना। तो बस अभी भी यही है, तो इसको चेंज कर दिया आपने किससे? केएसपी से, और भाई को चेंज कर दिया आयनिक प्रोडक्ट से। इसका नाम चेंज है, इसको यहां पे आयनिक प्रोडक्ट कह देते हैं, और रिलेशन वही है। क्यों? क्योंकि नॉमेनक्लेचर चेंज किया, साइंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं, वही रहेगा। तो अब बताओ इसका क्या लिखा है? फॉरवर्ड। यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, केएसपी की वैल्यू ज्यादा है, तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड कौन सा पार्ट है? सॉल्युबल। देखो फॉरवर्ड वाला पार्ट कौन सा है? सॉल्युबल। तो अब इसको लिखने का तरीका चेंज है। इक्विलिब्रियम अभी भी फॉरवर्ड जा रही है, मगर वो फॉरवर्ड ना बोल के जानते हो क्या बोलते हैं? कि सॉल्ट सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा, कोई पीपीटी नहीं बनेगा। वो ये नहीं कहते फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, वो कहते हैं सॉल्ट सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका यहां अलग होगा। यहां वो पूछेगा क्या सॉल्ट सॉल्युबल होगा, तो हम कहेंगे हाँ सॉल्युबल होगा। हम ये नहीं कह रहे कि फॉरवर्ड जा रही है, बस नाम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन रेशियो है, तो यदि ऐसी सिचुएशन हुई तो
अब बताओ कि इक्वेशन किधर जा रही है, बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब किधर है, प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब हम ये नहीं कहेंगे इक्वेशन बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है, अब हम कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्यों, इनसॉल्युबल है, क्योंकि तुम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहे हो ना। तुम ये पूछ ही नहीं रहे हो कि इक्विलिब्रियम किधर जा रही है, तुम ये पूछ रहे हो कि मैंने सॉल्ट को पानी में डाला तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा या सॉल्युबल होगा। तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जैसा क्वेश्चन उसी के हिसाब से आंसर। यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया तो हम कह देंगे सॉल्युबल होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब मान लो इक्विलिब्रियम पे है, बराबर है, तो अब हम क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इसके जस्ट बाद प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट करेगा। अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है, मगर एक ड्रॉप, जरा सा भी आपने एक ड्रॉप और मार दिया, 2 बूंद जिंदगी वाली, तो जैसे ही तुमने 2 बूंद भी मार दी तो प्रेसिपिटेट स्टार्ट तुरंत। इक्विलिब्रियम पे है ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अभी प्रेसिपिटेट स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर इसके जस्ट बाद प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम को अब उस इस लैंग्वेज में लिखो, तो इसके आगे इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी क्या है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के। अच्छा चलो आ गए। हाँ, अब आप लोग जरा एक बार इसको लिख लो, लिखने का टाइम नहीं देता हूं ना, तो आज लिख लो।
हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। लड्डू अभी सबको यही मिलेगा, हमको भी तुमको भी, तो हम लोग एक साथ यही खा लेंगे। चलिए। हाँ, आ क्या हुआ? चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने क्या बताया था, गौर से ध्यान दो। आ? हाँ, अब जरा देखो यार, हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आईपी जो है क्वेश्चन रेशियो है, ठीक है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो कोई नई हेडिंग नहीं है, बस नॉमेनक्लेचर चेंज है। तो यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से कम है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की ओर जा रहा है, इसलिए वो सॉल्युबल है। तो देखो, यदि केएसपी ज्यादा है तो सॉल्युबल है, केएसपी कम है तो इनसॉल्युबल है, बराबर है तो इक्विलिब्रियम पे है। इसके जस्ट बाद प्रेसिपिटेट स्टार्ट होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, गौर समझो। इसके क्वेश्चन में बच्चे गलती कहां करेंगे अभी बता देता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 into 10 की पावर -10. Precipitation of AgCl will occurs by mixing which of the following solution are mixed in equal volume. उसका कहना है कि यार इनमें से कौन से सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। आप क्या कर रहे हो, एक सॉल्यूशन है Ag आयन का, एक सॉल्यूशन है Cl आयन का, उसने ऐसे डाल दिया, अब रिएक्शन होगी AgCl बनेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं, इनमें से किसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट कब बनता है, प्रेसिपिटेट तब बनता है जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से ज्यादा हो, तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कि नहीं। केएसपी दिया है, इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल दे। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, वही केएसपी वाला फार्मूला है। तो मैंने आयनिक प्रोडक्ट निकाला एक एक करके। अब देखना, सबका मैं आयनिक प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, गौर से समझिएगा, जहां पे बच्चे गलती करेंगे वो बता देता हूं। जब आप 1 लीटर इसका और 1 लीटर इसका डालोगे तो सोल्यूशन हो गया 2 लीटर। आप इसमें पूछ रहे हो कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो उस आयन का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में Ag आयन का कंसंट्रेशन इतना है, मगर जिसमें प्रेसिपिटेट बनाना है उसमें इसका आधा हो जाएगा। तो बच्चे कंसंट्रेशन आधा करना भूल जाते हैं। आपने किया क्या है, गौर से देखो, मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के दिखा देता हूं जैसे एक आइडिया लग जाए। ये 1 लीटर था, ये 1 लीटर है, इक्वल वॉल्यूम है, तो कुछ भी मान लो। 1 लीटर इसलिए माना जाता है कि मल्टीप्लाई भी करना आसान है, डिवाइड करना भी आसान है। तो ये टोटल कितना हुआ। तो यदि यहां पे कंसंट्रेशन m है तो आपको डाइल्यूशन में पढ़ा रखा है वॉल्यूम डबल कंसंट्रेशन आधा, है कि नहीं। तो आपने क्या किया है, वॉल्यूम डबल कर दिया है तो कंसंट्रेशन आधा। हो सकता है वो इक्वल वॉल्यूम ना मिलाए, अलग अलग भी मिला सकता है। तो यहां पे बार बार नया कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा आपको, वही वाला कंसंट्रेशन नहीं रख सकते हो जो मिलाने पा है। क्यों, क्योंकि जब आप दो सोल्यूशन को मिलाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो हमेशा नया कंसंट्रेशन यहां रखना होगा, पहले तो दिमाग में ये बात बैठा लो। अब करना क्या है, वही काम जो हम करते आए हैं। अब मुझे इसका केएसपी निकालना है, क्यों, जिसका आयनिक प्रोडक्ट बड़ा होगा वो प्रेसिपिटेट बना देगा। तो आयनिक प्रोडक्ट सबका निकालो, तो मैं इधर निकालता हूं, उधर जगह कम है, पहले का निकालता हूं। तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरोगे तो नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन, आयनिक प्रोडक्ट यही तो होगा भाई, आयनिक प्रोडक्ट का फार्मूला यही तो होगा यार, कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। तो कंसंट्रेशन इतना है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, आधा, क्यों, वॉल्यूम डबल हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन, तो ये हो गया जाके ये। अब केएसपी ऊपर दिया है, केएसपी ज्यादा है,
KSP 10⁻⁻10 है, ये 10⁻⁻16 है, तो KSP ज्यादा है, और KSP ज्यादा है तो सॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो ये आंसर नहीं है। अब इसमें यही करो, बी में कंसंट्रेशन आधा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। अब ये 10⁻⁻6 है, वो 10⁻⁻10 है, तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये वाला आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं? जो आपने कहा है वही कर रहा हूं। देखो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वो पूछ रहा है किसको मिलाने से प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो KSP की वैल्यू दी थी, हमने आयनिक प्रोडक्ट निकाल लिया। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयनों के कंसंट्रेशन का मल्टीपल, तो बस कर दिया। अब C निकालो, अब ये क्या है? तो ये आ गया। अब इसमें भी देखो KSP की वैल्यू ज्यादा है, ये 10⁻⁻12 है, वो 10⁻⁻10 है, तो KSP ज्यादा है तो सॉल्युबल होगा। तो वो ऐसा भी क्वेश्चन देगा, अब जैसे इस क्वेश्चन को टफ करना है, हाउ मैनी सॉल्यूशन आर सॉल्युबल, हाउ मैनी सॉल्यूशन फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो अब इसमें से हो सकता है 2-3 प्रेसिपिटेट बनाए। अभी तो आपने पूछा था कौन प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो जैसे ये आ गया तो आप आगे वाले छोड़ सकते हो कि बी आंसर आ चुका है, तो बस बात खत्म हो गई, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो बात समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है और KSP से कंपेयर करा देना है, और जब आप KSP से कंपेयर करा दोगे तो आपको पता चल जाएगा। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिक्कत कहां आएगी बता देता हूं, ये इस पे निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, आप कंसंट्रेशन में गड़बड़ कर दोगे, गलत कंसंट्रेशन पुट कर दोगे, क्योंकि इक्वल वैल्यूम मिलाया गया तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी है, वैल्यूम डबल हुआ कंसंट्रेशन आधा हुआ, मगर मान लो इसका 100 ml इसका 200 ml डाला तो फिर वही लगेगा जो पीछे पढ़ाया है। आप यहां से इसके मोल निकालोगे, जैसे मान लो ये 100 ml होता, ये 200 ml होता, ये देखो, और इसकी वैल्यू 10⁻⁻8 है, इसकी भी 10⁻⁻8 है, तो अब यहां पे 300 ml हो गया, तो अब आसान तो होगा नहीं, अब कोई डबल डबल थोड़ी होगा कि वैल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन आधा, है कि नहीं? इसका तो आधा कर सकते हो कि इसका वैल्यूम 100 था, अब ये 300 है, वैल्यूम तिगुना तो कंसंट्रेशन 1/3, तो इसका तो आसानी से निकल आएगा, इसका नहीं निकलेगा, वैल्यूम ना तो डबल हो रहा है ना ट्रिपल हो रहा है, तो कैसे करोगे, मोल m/v किया तो मोल आ गए, जितने मोल यहां है उतने ही मोल यहां होंगे, अब डिवाइडेड बाय वैल्यूम, कंसंट्रेशन बन गया। आपने इस वॉल्यूम से डिवाइड किया है तो इस जगह का कंसंट्रेशन बन गया, मोल तो नहीं चेंज होंगे, तो मैंने m/v किया तो मोल आ गए, जितने मोल यहां होंगे उतने ही मोल यहां होंगे, और मोल अपॉन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितना है 300, तो फिर कंसंट्रेशन बन गया, तो नया कंसंट्रेशन ये आया। तो आप क्या करोगे, आप आयनिक इक्विलिब्रियम कम गलत करोगे, मोलरिटी निकालना ज्यादा गलत करोगे कि मोलरिटी किसी दूसरे सोल्यूशन में क्या निकले, तो इस बात पर थोड़ा फोकस रखिएगा, जैसे गलती कहां होती है बच्चों की ये बताता चल रहा हूं। अब जरा देखो यार, लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट इसका, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कौन पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट सब बना रहा है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप स्कूल में करते हो। देखिए ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, गौर सुनिएगा सब लोग, 10-5 मिनट किसी को कुछ नहीं नोट करना है ना मुझे, आप लोग थोड़ा गौर सुनिएगा जैसे आप इस चीज को समझ पाओ। देखो ये एक सोल्यूशन है बहुत सारे सॉल्ट का, इसमें NaCl भी पड़ा है, NaBr भी पड़ा है, NaI भी पड़ा है। अब ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा फिगर अच्छा कर दे तो फील अच्छा आएगा, है ना?
ये देखो, ये पीपेट है, इससे हम डाल रहे हैं AgNO3 का सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन हमेशा एक्सेस में है, जो ऊपर से डाला जा रहा है वो हमेशा एक्सेस में डाला जा रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, आप लैब में यही कर रहे होते हो, जो बेसिक रेडिकल एसिडिटी रेडिकल का टेस्ट करते हो, बस यही करते हैं। अब आपने जब उसमें सोल्यूशन डाला तो क्या होगा, जरा देखो, Cl आयन अलग टैल रहा होगा, Br अलग टैल रहा होगा, I अलग टैल रहा होगा, क्योंकि सॉल्ट है तो आयनिक फॉर्म में होंगे सबके सब। Ag आयन ने क्या किया, Cl आयन को पकड़ा, AgCl बना दिया। Ag आयन ने क्या किया, Br आयन को पकड़ा, AgBr बना दिया। Ag आयन ने क्या किया, I आयन को पकड़ा, AgI बना दिया। ये देखो, और ये सब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका मतलब ये तुरंत प्रेसिपिटेट फॉर्म में बाहर आएंगे। ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो किसी ने पूछा इसमें Ag आयन है या नहीं, सॉरी, किसी ने पूछा इसमें I आयन है या नहीं, तो हमने कहा अच्छा अभी बताता हूं। AgCl डाला, जैसे ही मैंने AgNO3 डाला तो AgI बन गया, AgI प्रेसिपिटेट फॉर्म में बाहर आ गया। अब AgI प्रेसिपिटेट फॉर्म में बाहर आया तो इसका एक स्पेसिफिक कलर है। भाई प्रेसिपिटेट फॉर्म में तो AgCl भी आएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि AgI है या AgCl है, वो बताएगा थोड़ी है भाई, मैं तो AgI का प्रेसिपिटेट हूं। तो इनके कलर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ये येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर, और ये लाइट येलो कलर का होता है, ये भी येलो कलर है मगर ये लाइट येलो कलर होता है, और ये व्हाइट कलर का होता है। यदि मान लो सिर्फ व्हाइट कलर आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ Cl आयन है, Br और I है ही नहीं, और ये येलोइश कलर भी आ रहा है तो AgCl भी हो सकता है और Br और I भी हो सकते हैं। क्यों, व्हाइट और येलो मिलेंगे तो व्हाइट जैसा ही दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो कुछ अलग टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। क्यों, इससे ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि व्हाइट वाला भी आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। व्हाइट और येलो मिलेंगे तो लाइट व्हाइट हो जाएगा, तो उससे पता ही नहीं चलेगा कि व्हाइट बना भी है कि नहीं, और सिर्फ व्हाइट आ रहा है तो साफ साफ पता है कि Br I नहीं है, सिर्फ Cl है। तो अब हम लोग इनऑर्गेनिक में नहीं जा रहे हैं, अब हम फिजिकल में आ रहे हैं। वो हमसे ये पूछता है कि पहले कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा, तीनों के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, पहले किसका बनेगा, वो ये पूछ रहा है कि पहले किसका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, प्रेसिपिटेट पहले उसका बनेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो। भाई यदि सॉल्युबिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, जरा देखो, आपको जरा समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से करना है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट देना चालू करता हूं जो हमसे पूछेगा पेपर में कि क्या क्या पूछ सकता है, और फिर इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग। देखिए, तो जरा कॉन्सेप्ट समझो। पहला पॉइंट, प्रेसिपिटेट, ठीक है, ऑर्डर, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा, इसका ऑर्डर, प्रेसिपिटेट ऑर्डर। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो रूल तो ये है कि सॉल्युबिलिटी निकाल लो, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। और सॉल्युबिलिटी किसकी निकालनी है, जो आयन ऊपर से डाल रहे हो, क्योंकि ये आयन फिक्स है, ये तो आयन फिक्स है, इनकी वैल्यू तो मिला नहीं रहे हो, है ऊपर वाले की वैल्यू मिला रहे हो। यदि हमें Ag कम डालने से प्रेसिपिटेट आ रहा है तो सबसे पहले किसका प्रेसिपिटेट आएगा, जिसको सबसे कम Ag चाहिए, जिसको सबसे कम Ag चाहिए वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बना देगा ना। तो ये निकालनी किसकी है, आपको ये सॉल्युबिलिटी चेक किसकी करनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag आयन, जो ऊपर से डालते हैं, जो ऊपर से सॉल्यूशन में मिलाते हैं, उस आयन की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। ध्यान रखना, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आएगी किसकी सॉल्युबिलिटी निकालें। तो ये तो रियल कॉन्सेप्ट है। अब इसका भी मैं शॉर्टकट बता दूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन कैसे बनाओ। ये रियल है कि जब भी वो पूछ रहा है इनमें से किसकी, कौन इसमें से पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो तीनों की सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब देखोगे कि यार सबसे कम सॉल्युबिलिटी कहां पे आ रही है, वो सबसे पहले बनाएगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आ रही है तो वो सबसे लास्ट में बनाएगा। मगर यदि आप क्वेश्चन को इजी करना चाहते हो कि देखते ही सॉल्व हो जाए, तो गौर सुनो,
यदि नंबर ऑफ आयन सेम है सॉल्ट के, जैसे यहां देखो सेम है, जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसके आयन सेम है, 1 2 1 2 1 2। यदि नंबर ऑफ आयन सेम है तो प्रेसिपिटेट ऑर्डर जो है वो KSP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका KSP कम वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिसका KSP सबसे ज्यादा वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो आप प्रेसिपिटेट ऑर्डर ऐसे ही देख के लगा सकते हो, जैसे अभी मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा। बात समझ गए? बस दो ही कॉन्सेप्ट चिपकाने हैं। पहला, प्रेसिपिटेट ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्बिलिटी ऑफ आयन। कौन सा आयन? जो ऊपर से मिलाया जा रहा है, उसकी सॉल्बिलिटी जितनी कम होगी उतनी तेजी से प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है। दूसरा, यदि मान लो हमें सेम आयन मिल जाए तो हमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं तो पेन चला के निकालना पड़ेगा ये काम। आयन सेम है तो जिसकी KSP ज्यादा है उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, जिसका KSP कम है उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेगा। अच्छा, मान लो KSP सेम हो, भाई अब तो क्वेश्चन बनना है ना। इफ KSP सेम है सबका, तो यदि KSP सेम है तो क्या आएगा? तो प्रेसिपिटेट ऑर्डर नंबर ऑफ आयन, एक मिनट रुकना, कॉन्सेप्ट देखने तो। आयन ज्यादा होंगे तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, सॉल्बिलिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो प्रेसिपिटेट देर से बनेगा। नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट, तब आप ऐसे लिखोगे। अच्छा, KSP ज्यादा है तो सॉल्बिलिटी ज्यादा आएगी, सॉल्बिलिटी ज्यादा आएगी तो प्रेसिपिटेट कम बनेगा, है ना। अब देखो ये तीन बातें, बस इतना ही याद रखना है। फिर से समझो, मैं एक को थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, जब किसी मिक्सचर में ऊपर से कोई कंपाउंड मिलाया जाता है, जो भी ऊपर से मिलाया जाएगा हमेशा ध्यान रखना वो एक्सेस में डाला जा रहा है, मगर धीरे धीरे करके डाला जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, उसका अमाउंट लिमिट नहीं है। अब वो पूछते हैं कि यार किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा या लास्ट में बनेगा, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जिसको सबसे कम एजी आयन चाहिए होंगे उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, क्योंकि सबसे पहले कम वाले आएंगे ना। जैसे यहां ऊपर से एक छेद हो गया, ठीक है, ऊपर से लड्डू बरसाए जा रहे हैं, तो अब पेट किसका सबसे पहले भरेगा? जिसको सबसे कम लड्डू चाहिए होंगे, क्योंकि बरसाए 1 2 3 ऐसे ही आएंगे ना ऑर्डर से, ऐसा थोड़ी आएगा पहले 100 आएगा फिर 98 आएगा, नंबर बढ़ेगा ना, कम से ज्यादा की ओर जाएगा नंबर। तो जिसको कम एजी आयन चाहिए होंगे वो सबसे पहले लेके प्रेसिपिटेट बना देगा, है ना। तो अब किसको कम चाहिए होंगे हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए उसकी सॉल्बिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो जिसको कम आयन चाहिए होंगे उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेगा, सॉल्बिलिटी कम, प्रेसिपिटेट ऑर्डर हाई, मतलब सबसे पहले वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब इस चीज को इजी करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, बस ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसको इजी करने के लिए मान लो आयन के नंबर सेम है, तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर लगाना आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि जिसका KSP ज्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये आएगा कैसे, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा, लिखा जाएगा अच्छे से, एक बार आ भी चुका है नीट में, पढ़ो। वो अब कहा जा रहा है आपके पास सलूट MA MB MC MD है, उनके KSP दिए 0.01 m solution of MX is added to mixture of which is precipitate first। अब ऊपर से कौन ऐड किया जा रहा है? MX। अब जिन देखो सॉल्ट के नंबर सेम है तो एक रास्ता है सबकी सॉल्बिलिटी निकालो, सब में सॉल्बिलिटी निकालो X की। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिपिटेट बनना है वो ऐसे बनना है, MA MB MC MD, ये प्रेसिपिटेट बनना है। तो M का कंसंट्रेशन सबसे निकालना है, ऊपर से कौन डाला जा रहा है? M। तो M का कंसंट्रेशन सब में निकालना पड़ेगा, मतलब सबकी सॉल्बिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब सॉल्बिलिटी कैसे निकलेगी? KSP दिया है और A आयन का कंसंट्रेशन दिया है, ये देखो। अब सबकी सॉल्बिलिटी मतलब 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हर एक में M की सॉल्बिलिटी निकालो फिर ऑर्डर लगाओ। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको सिखा रखा है
कि यदि आयन है तो प्रेसिपिटेट ऑर्डर क्या है। अब केएसपी सबसे कम किसका है, ये है सबसे कम। इसका मतलब ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, एमसी हो गया। अब आपको देखो पेन नहीं चलाना पड़ा, नहीं तो कम से कम 2 मिनट लगते क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि 4 की सॉल्बिलिटी निकालनी है, तभी तो पता चलेगा किसमें सॉल्बिलिटी कम आ रही किसमें ज्यादा आ रही है, तब ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब जरा देखो, बात समझ पा रहे हो कैसे करना है। बच्चों ने कहा नहीं सर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप एक क्वेश्चन और कराओ। देखो एक क्वेश्चन और होगा, ये मैंने 15-20 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, सब वो है पीवाईक्यू, जैसे आपको पता चल जाए आते कैसे हैं। नहीं ये 2 साल पहले का है, नहीं उसका नहीं है। वाईटी पे एक लिया था सिलेक्शन एक्सप्रेस करके, एक सीरीज थी, सुबह चलती थी, हम तरुण सर और एमडी सर बाकी लोग जाते थे उस पे। उसमें 1 घंटे में क्वेश्चन कराने होते थे बच्चों को, एकदम लास्ट में चालू की थी हम लोगों ने। हाँ 2 साल, हाँ 2-3 साल, हाँ हाँ तो टफ है। तो इसमें क्या है, सारे पीवाईक्यू है, तो मैं क्या करता था, मैं पीवाईक्यू कराता था कि भाई तुम देख लो क्वेश्चन आ कैसे रहा है, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। तो उसमें मैं पीवाई, ये क्वेश्चन है 2015 में आया है, अब इसको पढ़ो। एआईपीएमटी में आया है, उस समय नीट नहीं था, ठीक है। तब क्या है, एम्स एआईपीएमटी में थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी आते थे, बड़े भी आते। देखो केएसपी ऑफ Ag2CrO4, AgCl, AgBr, AgI आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 solution is added to solution containing equal number of NaCl, NaBr, NaI, Na2CrO4 present। अब हमसे कह रहा है कि सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया, बातें तो सुनते नहीं हो, दौड़ लगा देते हो, आयन के नंबर सेम है, तो फिर तुम कैसे केएसपी वाला कॉन्सेप्ट चिपका दे रहे हो जबरदस्ती। आयन के नंबर कहां सेम है, इसके आयन 3 है, बाकी 3 के सेम है, तो बाकी 3 में ऑर्डर लगा सकते हो ना। ऑर्डर तो चारों में पूछा गया है, ऑर्डर चारों में पूछा गया है, और तुम जो उसमें आंसर टिक कर रहे हो। तो अब कैसे करोगे बताता हूं, ठीक है, कैसे करोगे बताता हूं। आपको इन 3 में आयन के नंबर सेम है। आपको देखो क्वेश्चन छोटा कर देता हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करे बगैर नहीं होगा, मगर फिर भी हम इजी कर देंगे। इन 3 में आयन के नंबर सेम है, तो इन 3 में तो हम बिना देखे ऑर्डर लगा सकते हैं। अब इनमें से सबसे बड़ा केएसपी किसका है, तो इसका मतलब ये दो तो कट गए, ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो भाई मैंने इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब इसमें एजी आयन की सॉल्बिलिटी निकाल लो और इसमें निकाल लो। अब 2 ही में निकालनी पड़ेगी ना, 4 में नहीं निकालनी पड़ेगी। बाकी 3 में हमें यह पता चल गया कि सबसे लास्ट में ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन 3 में सबसे लास्ट ये है। अब इसका कंपेयर उससे करो, तो मैंने लिखा केएसपी, केएसपी की वैल्यू कितनी है, एजीसीएल की केएसपी कितनी बेटा, 1.10⁻⁻10। एजी आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, किसका निकालोगे, जो ऊपर से डाला जा रहा है, ऊपर से AgNO3 डाला जा रहा है। अच्छा सीएल आयन का कंसंट्रेशन दिया है, इक्वल मोल मिलाए जा रहे हैं, और वॉल्यूम ऊपर कहीं दिया है नहीं, चलो कुछ भी मान लो, 1 लीटर मान के कर देते हैं, क्योंकि दोनों के लिए 1 लीटर रखना पड़ेगा, जो भी मानोगे, या वी मान लो, किसी को टेंशन हो कि आपने 1 क्यों मान लिया, तो यार वी मान लो, नहीं तो 1 मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहती है। तो 1 मान लिया, मोल अपॉन वॉल्यूम, सीएल आयन का कंसंट्रेशन आ गया, तो एजी आयन की वैल्यू आ गई। इसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए इतने एजी आयन ऊपर से डालने हैं। अब भाई में निकालो दूसरे में, Ag2CrO4 में इसका केएसपी कितना है, 1.1 इंटू 10⁻⁻12। एजी आयन का कंसंट्रेशन अपने को निकालना है, क्रोमेट आयन का 1, ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो इसको अंडर रूट करो,
AgN इसमें कितना है 10 की पावर -6। सॉल्बिलिटी ज्यादा तो प्रेसिपिटेट क्या होगा, इसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा आई है ना, तो प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेगा। प्रेसिपिटेट लीस्ट, ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेट है ना, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेट में इसका सबसे लास्ट हुआ ना। सॉल्बिलिटी ज्यादा तो प्रेसिपिटेट की वैल्यू कम, तो इसका सबसे लास्ट में बनाएगा। तो ये सबसे लास्ट में बनाएगा, वो नहीं बनाएगा। है तुक्का तो मार सकते ही हो। अब उतना तुक्का तो हम भी मार देते थे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था आंसर क्या आएगा, जबकि मैं क्वेश्चन 4-6 बार तो सॉल्व कर ही दिया होगा, 10वीं बार हो गया होगा। वैसे मुझे आइडिया था यही आता है, ठीक है, मगर क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो पढ़ाया है, उसी से होगा, और कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। कर पाओगे कि नहीं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे तुम जोश में आगे भग गए कि नहीं यार इसका KSP सबसे कम है, ये प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट में बनाएगा, या ये प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनाएगा। तुमने आयन के नंबर देखे ही नहीं कि आयन के नंबर भी चेंज हो रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ाया क्या है। आधी अधूरा ज्ञान होगा तो तुक्के मार के निगेटिव जरूर लोगे, है ना। भाई ने कहा सॉल्व कौन करे इतना छोटा क्वेश्चन, डायरेक्ट पेपर में सॉल्व करूंगा, है ना। हाँ पूछो। इन तीनों में, अच्छा इन तीनों में हमारा, इन तीनों में नंबर ऑफ आयन सेम है, तो नंबर ऑफ आयन सेम है तो इनकी सॉल्बिलिटी का ऑर्डर कैसे लगाओगे। सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KSP, तो KSP सबसे ज्यादा इसका है, इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी इसकी है। सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा तो प्रेसिपिटेट ऑर्डर सबसे कम, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इन तीनों में तो सबसे लास्ट में ये बनाएगा, मगर अब इससे इसका कंपेयर कर लो, तो इससे इसका कंपेयर किया तो पता चला इससे भी लास्ट में ये बनाएगा, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में ये बनाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा पेपर में आता है, 2015 में आया है, उसके बाद अभी नहीं देखने को मिला है, मगर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है भी है, क्योंकि ये नहीं समझ में आता यार इसको करे कैसे। तो सॉल्बिलिटी हमेशा निकालोगे किसकी, जो ऊपर से डाला जा रहा है। अब कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसके लिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, कि हो सकता है बिना कैलकुलेशन करे आपका आंसर आ जाए। जैसे इसमें हमारे को आधी कैलकुलेशन करनी पड़ी, 4 का ना निकाल के सिर्फ 2 का निकालना पड़ा है। और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना, सॉरी तो आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हुआ है। अब आपके पास, हाँ लड्डू तो मान लो पता नहीं कब आएगा, हम भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये सारे के सारे PYQ हैं, और इन सबको आपको करने हैं, छोड़ना नहीं है। अभी क्लास नहीं खत्म हुई है, अब नया चैप्टर चालू करेंगे। टाइम 12:45 होता है ना, अभी तो 10 मिनट बाकी है। चलो नया चैप्टर नया दिन को चालू करेंगे, आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो एक एक करके। ये जितने क्वेश्चन है उसमें जितने से ज्यादा हम लोग करा ले जाएंगे, और बाकी आपके होमवर्क है। और मैं लाया था 26 या 28 क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि 2 मैंने डिलीट कर दिए थे, है ना। एक तो वो था थंबनेल जो चेहरा एरा बन के जो पहले पेज पे लगता है, एक थैंक यू की स्लाइड थी, तो 2 स्लाइड तो हटानी पड़ेंगी ना। मुझे याद है टोटल 30-32 स्लाइड थी। तो आप चलो निपटाना शुरू करते हैं, पढ़ो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबिक एसिड ABCD, the pH value of their 0.1 molar aqueous solution are in the order, कंसंट्रेशन सेम है, सिर्फ Ka चेंज हो रहा है। तो यदि कंसंट्रेशन सेम है, Ka चेंज हो रहा है, तो भाई हम लोगों ने pH इक्वल टू ये पढ़ा है, अंडर रूट Ka इंटू सी। जिसका HN ज्यादा उसका pH कम, तो भाई जिसका Ka ज्यादा होगा उसका HN ज्यादा होगा, और जिसका HN ज्यादा होगा उसका pH कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, है कि नहीं, क्योंकि क्या है ये है, ये देखो, तो K कम होगा तो pH ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सबका सेम कर दिया गया है। तो अब K देख लो किसका सबसे कम है किसका सबसे ज्यादा है, तो K सबसे कम किसका है, तो Ka की वैल्यू D का सबसे कम है, तो D हमारा सबसे ज्यादा होगा,
ये आंसर आ गया। क्लियर? हाँ चलो, और भाई जाते समय हमें भी दे जाना। नहीं नहीं, अरे उनको लो लो, तुम खत्म होगा तो समझ। तुम लोग ना कहते तो मिलता ना। चलो चलो, नहीं नहीं, बस एक बोल दो। अरे वो लौंडे हैं परेशान करें। नहीं नहीं, एक है यार, इनको दो, इनको दो। अब बाकी कर लेना यार। बाकी लोग इसको करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है याला। हाँ कोशिश करो, करते रहो कोशिश। सही है, समझा करो, डायबिटीज हो जाएगी। एक बहुत होता है। तुम्हारी उम्र क्वेश्चन ज्यादा करने की है, लड्डू ज्यादा खाने की उम्र नहीं है अब। देखो, समझ पाए? मिलेगा मिलेगा, अभी पापा फोन कर रहे हैं, एक और लड्डू चाहिए तो। कहाँ का लड्डू था यार, बहुत बड़ा लड्डू है ये तो है। हम्म, देखो कौन कह रहा था कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, देखो बताता हूँ। हाँ देखो, यदि पीएच 6 है तो पीओएच कितना होगा 8। पीएच इक्वल टू एच एन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, ओ एच एन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीओएच। एच एन और ओ एच एन कंसंट्रेशन आ गए, इनके बीच में रिलेशन चाहिए, डिवाइड कर दो, रिलेशन आ गया। बात समझ पाए? आप कह रहे थे ना भाई पीएच आपको 6 दिया है तो एच एन कंसंट्रेशन पता चल गया। यदि किसी सोल्यूशन का पीएच 6 है तो उसका पीओएच कितना हुआ 8, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, तो ओ एच एन आ गया। अब आपने डिवाइड कर दिया, रिलेशन आ गया। अब ऐसा कोई है? अब ये करो, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर एच एन इज इतना, द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, के डब्ल्यू की वैल्यू। देखो के डब्ल्यू की वैल्यू ये वाली जो होती है 25 पर होती है, टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो वैल्यू कम होगी, ठीक है। और वैल्यू कितनी होगी, तो एच एन इंटू ओ एच एन। यदि एच एन की वैल्यू क्या है 10 की पावर -6, तो ओ एच एन की कितनी होगी सेम, क्योंकि वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ऐसे होता है। हाँ हाँ पूछो पूछो। प्रभु, नोटबुक रिवाइज किया करो, बातों को सुना भी करो, सब लोग बातों को याद भी रखा करें, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है कि एच आयन को ये भी कहते हैं हाइड्रोनियम आयन,
जब आपको पढ़ाया है आर्नियस, नहीं चिपक लो, ऐसी कोई बात नहीं। उधर उस ये क्या बना खंबा, इस खंबे से किसी को कुछ नहीं दिखता, वो पीछे अपना याराना मिला रहे, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग वापस आते हैं। तो HN को और H3O प्लस ये दोनों सेम बात है, ठीक है। वाटर में यही HN इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब कर लोगे, मगर डाउट सभी लोग पूछे, है ना, डाउट बेटा पूछते रहो। हाँ, अब सीरियस मत ले लेना बस पूछते रहो, जो डाउट जिसके आए पूछो। समझ गए कैसे किया भाई? टेम्परेचर बढ़ाने पे KW की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻14 होता है। ये चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था, और बताया था टेम्परेचर पे फोकस रखना। टेम्परेचर ज्यादा है तो 10⁻⁻14 से ज्यादा वैल्यू आएगी, मगर भाई ने क्वेश्चन टफ कर रखा है, 3 वैल्यू 10⁻⁻14 से ज्यादा है, तो फिर मैंने कहा क्वेश्चन का सोल्यूशन ही कर देते हैं। KW होता है कंसंट्रेशन ऑफ HN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OHN। HN की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही OHN की होगी, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब इसको करो, कॉन्जुगेट एसिड। अब किसी देखो कॉन्जुगेट एसिड कह रहा है, तो इसका मतलब ये बेस हुआ, तो किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे मिलता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करके। तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करोगे तो क्या हुआ, है ना। अब PYQ कैसे आते हैं, मतलब पेपर में कैसे आते हैं देख लो, ये सारे PYQ है। इक्वल सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड कंटेन। अब जब एस्टिक एसिड को पानी में डालोगे तो क्या क्या होगा, तो अब बताओ सोल्यूशन में क्या क्या है? सोल्यूशन में H आयन है, सोल्यूशन में एसीटेट आयन है, सोल्यूशन में एस्टिक एसिड है। हाँ, ये गलत लिखा है ना, हाँ ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, OH इक्वल सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड कंटेन, तो इक्वल सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड में एस्टिक एसिड एसिड एसोसिएट होगा। ये वाटर का चैन नहीं लिखा है, एस्टिक एसिड का चैन है। वाटर के HN OH को हम निग्लेजिबल मान के चलते हैं, है ना। अब इसको बताओ, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, मगर क्वेश्चन में एक ट्रिकल पॉइंट है। करो इसको, मैं नहीं करूंगा, सब लोग करके बताओ, करो सब लोग, आंसर बताओ। ए बफर सोल्यूशन X नेगेटिव एंड HX कंसंट्रेशन आर सेम, ठीक है। इफ KB वैल्यू ऑफ X नेगेटिव इज इतना, द pH ऑफ बफर सोल्यूशन इज, बताइए। हाँ, वो 10⁻⁻8 लिखा है ना, पावर नीचे खिसक गई है, आप ऊपर कर लो। अब देखो क्वेश्चन की खास बात बताता हूं, प्रभु ध्यान दो। आपने कहा जो बफर सोल्यूशन है, पहले चेक करो बफर कौन है। ए बफर सोल्यूशन ऑफ X नेगेटिव एंड HX, मतलब एसिडिक बफर है, एसिड और उसका कॉन्जुगेट है, एसिडिक बफर है ना। तो एसिडिक बफर के पीएच का फार्मूला तो ये होता है, इन दोनों के कंसंट्रेशन सेम है, कट गए, तो पीएच इक्वल टू ये आया। अब यहां पीके है और वहां पीबी दिया है केबी ऑफ H निगेटिव आयन, बात समझ पा रहे हो? के नहीं दिया है, केबी ऑफ H निगेटिव आयन। अभी भी तुम कंफ्यूज हो, मतलब अभी भी तुम पकड़ नहीं पा रहे होगे। अब जरा देखो, आपको मैंने बताया था के ऑफ एसिड इंटू केबी ऑफ कॉन्जुगेट आयन का मल्टीप्लाई KW के बराबर होता है। भाई ये के भी दिया है, हमें वहां के रखना है, तो निकालोगे कैसे? है तो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एसिड का के और उसके कॉन्जुगेट का केबी का मल्टीप्लाई KW के बराबर होता है। कॉन्जुगेट का केबी दिया है, चेक करो,
एच निगेटिव सॉरी एक्स निगेटिव का के बी है ये, और एक्स निगेटिव क्या है, एच एक्स का कॉन्जुगेट। तो अब यहां से निकलेगा, हाँ अब आप क्वेश्चन कर लोगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, मगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब आप यहां पे वैल्यू डाल दोगे तो ये आ गया 6। कोई आंसर होगा, ये देखो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप इनको करिए और मेरे से डाउट पूछिए जो क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है। अभी इसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन बचे होंगे, 18 है, 18 दूनी 36, अभी 18-20 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, अच्छा एक करा दिया है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और फिर हमसे पूछने हैं, मान लो जिसको ना है, ठीक है। अगली क्लास में नया चैप्टर चालू होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन कल चालू करेंगे आप लोगों का, इसी में पढ़ाया जाएगा। 2-3 चीजें आप लोगों को मैंने मना की थी, जैसे नॉर्मलिटी, इस चैप्टर में नॉर्मलिटी पढ़ाई जाएगी डिटेल में, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आपको इक्विवेलेंट वेट नाम की चीज मैंने एक बार भी नहीं बताई है, वो इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और टाइट्रेशन, ये सारा पढ़ाया जाएगा। हाँ रिडॉक्स कल ना, हाँ आज ये खत्म हो गए तो कल वही करेंगे।